नमस्ते दोस्तों। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा जो भी ब्रोशर इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी किया जाता है, हम उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ध्यान देना क्यों जरूरी होता है? बस हमारा ध्यान होता है हमारे नीट स्कोर पर, हमारा ध्यान होता है कि हमें कौन से कॉलेज मिले। लेकिन हम सबसे कम ध्यान देते हैं उसकी टेक्निकलिटी के ऊपर, जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल होता है। नीट अंडर ग्रेजुएट एस्पायरेंट, आप एप्लीकेशन कर रहे हो एमबीबीएस के लिए, कुछ स्टूडेंट्स है बीडीएस बनना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये नीट अंडर ग्रेजुएट बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग करता है। लेकिन ये काउंसलिंग के पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग स्कीम जानना एसेंशियल होता है। अगर इंफॉर्मेशंस और काउंसलिंग की स्कीम अगर अच्छी तरह से आप नहीं जानोगे, तो देर मे बी द चांसेस हम एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, और गलती का नतीजा क्या हो सकता है, एक अच्छा राइट कॉलेज को हम मिस कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट वन वन टेज पेज का 110 पेज का, मैं कहूँगा कि ब्रोशर्स है। मैं सभी पार्ट को तो मैं कवर नहीं करूँगा, लेकिन हमारे जो लिए जो एसेंशियल पार्ट होता है, वो एसेंशियल पार्ट कवर करना ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। या कुछ चेंजेस है नीट काउंसलिंग में, उस चेंजेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। अलग अलग कैटेगरीज आती है, चाहे वो एनआरए हो सकती है, पीडब्ल्यूबीडी हो सकती है। उसी के साथ हर कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र किस तरह से किया जाता है। काउंसलिंग स्कीम जो आती है ऑल इंडिया कोटा के लिए, डीम यूनिवर्सिटी के लिए, सेंटर यूनिवर्सिटीज के लिए, और ईएसआईसी क्या स्कीम है, इस स्कीम को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इस ब्रोशर्स में क्लियरली मेंशंस किया हुआ है हमारे लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की स्कीम क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या आता है। एट द टाइम ऑफ द फॉर्म फिलिंग हमें कुछ टेक्निकली इस तरह से आती है कि हमें उसका लॉन्ग फॉर्म ही नहीं मालूम होता। वीएमएमसी क्या है, एसजेजी क्या है, क्या हम इस लॉन्ग फॉर्म को समझ सकते हैं? तो ये आईपी क्या आता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती है, वो हमारे लिए क्यों इसेंशियल्स है। उसी के साथ इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे क्या आप रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर और काउंसलिंग प्रोसेस को डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत ज़रूर रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम्स अगर इस ब्रोशर को हम जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ग्लिम्स तो ज़रूर आ जाएगा। वन बाय वन हम इस प्रोसीजर को देखने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या क्या आता है। एट द सेम टाइम्स हम यहाँ बिल्कुल एक चीज़ मिस नहीं कर सकते। एमसीसी द्वारा ये जारी किया गया इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स आपको गाइड कर लेता है आपको कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, क्या सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी एनसीएल का हो सकता है या सीएसटी का हो सकता है। उसी के साथ हमारे लिए ये गाइड करेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो वन बाय वन हम बस मेजर पॉइंट के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, उसी पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एब्रीवेशंस दिए हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। नेक्स्ट आती है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो आपको देखना है ये किस कैटेगरीज में आती है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज क्या एमसीसी में पार्टिसिपेट होता है, उसके क्या लिमिटेशंस है। अगर हम आईक्यू की बात कर लेते हैं तो ये ऑल इंडिया कोटा किसके लिए होता है, उसकी एडमिशन स्कीम क्या है, वो हम एब्रीविएशन के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कुछ बहुत ही स्मॉल स्मॉल टर्मिनोलॉजी आती है। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। अगर मैं सीडब्ल्यू की बात कर लेता हूँ तो चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ आर्म फोर्सेस कहीं हमें बिल्कुल मिलता है। हम डीएम की बात कर लेते, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन आता है, कई जगह पर आपको ये टर्मिनोलॉजी भी मिलेगी। डीजीएचएस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी अदर यूनिवर्सिटीज़ आती है। ईएसआईसी आईपी का मतलब क्या होता है, इंश्योर पर्सन एम्प्लॉज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ईडब्ल्यूएस
जो स्पेशल कैटेगरीज आती है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसके बारे में कोई चेंजेस हैं। अगर मैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूँ तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हम किसके लिए है, उसके एडमिशन प्रोसीजर क्या है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसी को भी हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जरूर आपको मिलेंगी। ये लॉर्ड हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज रहेगा, कहीं पर मेंशंस किया रहेगा। उसके बाद मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज रहेगा, बस उसी के ऊपर हम गौर करने की कोशिश करेंगे। मेडिकल काउंसिल कमेटी आपको जाननी चाहिए, जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटीज़ आती है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर हम बीडीएस की एडमिशन की बात कर लेते हैं तो ये एनडीसी रहेगा, वेदर इट इज़ वर्किंग ऑपरेशनलाइज, ये भी हम चेक करने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। नेक्स्ट बात आती है हमारे लिए, जिस तरह से हमने कोशिश की है हर एक चीज़ को देखने की। नाउ आवर जॉब इज़ टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारे लिए क्या आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है, क्या का मतलब हमें यही देखना है इसमें, जो भी यूनिवर्सिटीज़ यहीं पर रहेगी, जिस तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस है, और जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज़ आती है, इस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, उसी के साथ आपको सफदरजंग हॉस्पिटल भी मिलेगा। चलो हमारा काम है वन बाय वन इस प्रोसीजर को हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें तो फिलहाल नीट काउंसलिंग क्या है, नीट काउंसलिंग से किसने अथॉरिटी दी है, किसके अंतर्गत ये नीट काउंसलिंग की जाती है, उसके बारे में चर्चा की है। आप ज़रूर उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे फॉर्म फिलिंग के टाइम या कॉलेज फिलिंग के टाइम हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं होता, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। लेकिन एमसीसी की बात आती है तो एमसीसी द्वारा आपको यहीं पर क्लियरली मेंशंस किया है, ऑल इंडिया कोटा हो, डीम यूनिवर्सिटीज़ हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, उसी के एडमिशन्स इस एमसीसी कोटा से हो, चाहे वो कैप राउंड 1 हो सकता है, कैप राउंड 2 हो सकता है, इवन कैप राउंड 3 हो सकता है। तो इसके बारे में यहीं पर चर्चा की है। बस ये मुझे लगता है ये इतना ही इम्पोर्टेंस है। सबसे इम्पोर्टेंस आती है कि इस एमसीस का नीट काउंसिलिंग में रोल क्या है। जिस तरह से मैंने आपको क्लियरली मेंशंस किया है, ऑल इंडिया के 15% सीट ये एमसीसी, हमने लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म भी देखा था, डीजीएस, उसकी काउंसिलिंग की जाती है एमसीसी द्वारा। 100% डीम यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिसमें एएमयू आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ आती है, यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ आती है, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल एंड डोमिसाइल कोटाज आता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत होता है, अगर यहीं पर एएफएमसी आता है तो एएफएमसी का कौन सा काउंसलिंग होने, रजिस्ट्रेशन पार्ट के लिए एमसीसी काउंसलिंग इंपॉर्टेंस होती है। जिस तरह से वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की हमने सफदरजंग हॉस्पिटल की बात की, तो दे आर द पार्ट ऑफ द आईपी यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली की 15% ऑल इंडिया कोटाज आती है और 85% आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन, आपको जवाहरलाल इंस्टीट्यूट जो JIPMER आता है, उसका लोकेशन कहाँ पर है, एम्स कहाँ पर है, इनका काउंसलिंग आपको एमसीसी द्वारा किया जाता है। तो ये एक मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट पार्ट था, इसको मैंने यहीं पर रोल ऑफ एमसीसी का कवर किया। नेक्स्ट आता है कि कैंडिडेट के लिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, बस एक रेगुलर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप मेरे चैट बॉक्स में कमेंट करोगे तो ये पीडीएफ जरूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, जो भी नीट काउंसलिंग के दरम्यान जो भी आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट के बारे में यहीं पर चर्चा की है। द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी forfeited if candidate has allotted seat in the second round or subsequent round does not join the respective institution। तो ये कैप राउंड सेकंड क्या हो सकता है, आपका forfeited कब हो सकता है, उसके बारे में यहीं पर आपको चर्चा की है। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंस होगा वो क्या होगा, किस डेट तक आपको एनटीए पोर्टल, यहीं पर डेटा इंटर्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन एनटीए पोर्टल, ये
काउंसलिंग के दरमियान उसको यूज़ किया जाएगा। आपकी जो नीट एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम में आपने जो भी एप्लीकेशन के टाइप जो डेटा आपका जेंडर हो सकता है, सेक्स हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है जो एंटर किए, ऑटोमेटिकली ये काउंसलिंग प्रोसेस में इसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है हमारे लिए, मैं कहूँगा चैप्टर नंबर 2 में आती है। क्या चेंजेस है अलॉटमेंट में, रिपोर्टिंग में, अपग्रेडेशन में और विड्रॉवल ऑफ अलॉटेड सीट, जरूर इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है, यहीं पर क्लियरली मेंशंस किया हुआ है, freeze candidate, no upgradations. Candidates who want to join allotted seat will have to visit the allotted institute physically for joining. तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए। तो किसी को अगर डू नॉट वांट टू अपग्रेड नहीं करना चाहता है तो फिजिकली उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपग्रेड आपको मिलता है जो है विलिंग टू अपग्रेड। किसी स्टूडेंट को राउंड 1 में अगर जो भी कॉलेज मिलता है, ही इज विलिंग टू अपग्रेड, then they will give the willingness for the upgradation, and for that there is no need to physically report the college, लेकिन अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में करना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ यहीं पर शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। पहले आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन 2026 ऑनवर्ड्स देयर इज नो नीड ऑफ सच टाइप ऑफ द अपलोडिंग। चलो मूव करेंगे। नेक्स्ट बात आती है हमारे लिए रेगुलर प्रोसीजर रहेगी। किस तरह का प्रोसीजर रहेगा आपके साथ शेयर किया हुआ है। फर्स्ट आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन है, फी पेमेंट है, उसके बाद चॉइस फिलिंग आएगी। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो सीट अलॉटमेंट होगी। अगर सीट अलॉटमेंट होती है, अगर नहीं होता है तो अलॉटेड होती है, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे। फ्रीज कैंडिडेट, अगर फ्लोट कैंडिडेट है, सबमिशंस, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कब करना है, फ्रीज किसके लिए होता है, और यहीं पर फिजिकल ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग के टाइम हमें कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, कहाँ पर करना है, यहीं पर उन्होंने कंडीशन मेंशंस की है। अगर आपके डॉक्यूमेंट कहीं स्टेज पर डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो टेक द केयर ऑफ दैट वन, आपका एडमिशंस भी कैंसिल हो सकता है। तो ये ब्रोशर्स बहुत जगह पर स्ट्रिक्ट नोटेशंस देता है, और स्ट्रिक्ट नोटेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट बात आती है कि रिलेटेड टू द डीवीसी एक कंसेप्ट है। एमसीसी का खुद का क्वेरी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स होगा। जो एनोमलीज आती है उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमिटी आपके क्वेरीज को, जो भी एनोमलीज आती है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस ब्रोशर में आपको उसका ईमेल भी मिलता है और फ़ोन नंबर्स भी मिलते हैं। तो ड्यूरिंग फॉर्म एप्लीकेशन के टाइम आपको ये डीवीसी आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमिटीज़ आती है, तो ये उसका काम ही होता है प्रोविजनल सीट कन्फर्मेशंस। तो ये ऑर्डर में है या नहीं है, या कैंडिडेट नेक्स्ट राउंड के एलिजिबल है या नहीं है, ये देखने का काम ये डीवीसी आपको करती है। चलो नेक्स्ट आता है जो अपडेट है, ये अपडेट आता है सीट विड्रॉल रेजिग्नेशन, या उसे हम सरेंडर प्रोसीजर भी कहेंगे। तो कब हम विलिंगनेस कैंडिडेट है सरेंडर कर सकता है। तो सरेंडर करने के लिए फ्रीज कैंडिडेट विल हाउ टू विजिट फिजिकली। अगर आपका मनपसंदा कॉलेज मिलता है तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शंस होता है, बस आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में फिजिकली जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस मुझे मिली है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट इंस्टीट्यूशंस, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शंस आता है जहां पर हम ऑनलाइन सीट को सरेंडर कर सकते हैं एमसीसी पोर्टल पर, अगर आप एलिजिबल है तो। दिस इज बिग अपडेट। तो ये बिग अपडेट आपके पास है, तो दैट यू हैव टू नोट इट। हाँ, अभी ये फ्लो चार्ट जरूर आपके साथ होना चाहिए। फ्लो चार्ट किसके लिए? राउंड 1 और राउंड 2 के लिए है, ऑल इंडिया कोटा के लिए। ड्यूरिंग द काउंसलिंग एटलीस्ट यू शुड बी अंडरस्टैंड कि यार इसको मुझे फॉलो करना है राउंड 1 और 2 के लिए। तो क्या है, क्लियरली मेंशंस किया है, आपका
रजिस्ट्रेशंस चॉइस फिलिंग कैंडिडेट द्वारा हो जाएगा। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट की जाएगी, तो स्टूडेंट के पास दो ऑप्शंस रहेंगे, आइदर फ्रीज करो और फ्लोट कैंडिडेट करो। ये समझने के लिए हमें तो मालूम होना चाहिए ना कि फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, तो ये ब्रोशर्स आपको इस तरह से गाइड कर लेता है। अगर कैंडिडेट फ्रीज करता है, अगर कैंडिडेट फ्लोट करता है, तो क्या उसको फिजिकल रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये फ्लो चार्ट आपको बहुत ही सटीक भाषा में एक गाइडेंस कर लेता है। मुझे उम्मीद है अगर आप इसे अच्छी तरह से देखोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। चलो, राउंड नंबर फर्स्ट हो गया, राउंड नंबर सेकंड हो गया। अगर राउंड नंबर 3 की बात आती है तो राउंड नंबर 3 के लिए भी सेम प्रोसीजर यहीं पर मेंशंस की है। जो भी रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कैंडिडेट को भी करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी सीट आता है वो सीट अलॉटेड बाय एमसीसी होगा। तो सीट में दो पॉसिबिलिटीज रहेगी, हम अच्छी तरह से जानते हैं क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। एक फ्रीज का ऑप्शन रहेगा, दूसरा फ्लोट का ऑप्शन रहेगा। तो फ्लोट किसके लिए करना है, अपग्रेडेशन किसके लिए करना है, किस इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो ये ब्रोशर्स आपको इस डायरेक्शन में आपको अच्छी तरह से एक गाइडेंस कर लेता है। राउंड नंबर 1 में फ्लो चार्ट अगर अपग्रेडेशन करना है तो ये भी विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन में येस और नो का आपको ऑप्शन देता है। तो मुझे उम्मीद है जब भी ये ब्रोशर आपके पास मिलेगा, जस्ट यू गो ऑन रीड इट, तो फर्स्ट में क्या फ़र्क होगा, सेकंड में हम कैसे एंटर कर सकते हैं, थर्ड राउंड किसके लिए होता है, ये फ्लो चार्ट बहुत सटीकता से आपको एक गुड डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट आता है एनआरआई कैंडिडेट के लिए, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं उनके लिए कितनी अवेलेबिलिटीज़ है, कौन से रूल्स आते हैं, उनको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। अगर आप रिस्पेक्टिव कैंडिडेट है तो डेफिनेटली यू हैव टू लुक फॉर दैट वन। और यहाँ पर क्लियरली मेंशंस किया है कि एनआरआई कैंडिडेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटीज़ है, तो ये भी हमें अच्छी तरह से यहीं पर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है, अगर मैं एनआरआई के बाद हमारे लिए नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंस होता है जो हम अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, ओसीआई कैंडिडेट एनआरआई कैंडिडेट में क्या डिफरेंस है, अगर डिस्क्रिप्सी फाउंड होती है तो आपको किस में रिपोर्टिंग करना है, ये आपको गाइड कर लेता है। नेक्स्ट आता है पर्सन विथ डिसएबिलिटीज, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटीज, क्या 40% चाहिए, 50% चाहिए, आपको जो भी सर्टिफिकेट देना है उसका एनेक्चर कहीं पर होगा, ये किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलती है। तो ये एनेक्सर नंबर 6 में जो गाइडलाइन आती है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटी के लिए, उनके लिए क्या रिजर्वेशंस हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज़ है, उनके लिए ये क्लियरली मेंशंस किया हुआ है। नेक्स्ट आता है, बहुत इम्पोर्टेंस होता है एमसीसी द्वारा जो काउंसलिंग की जाती है 15% ऑल इंडिया कोटा में। तो ऑल इंडिया कोटा में कौन कौन सी कॉलेजेस आते हैं, यहाँ किसके लिए ओपन होता है, ये सीट्स डोमिसाइल किस कैंडिडेट के लिए ओपन होते हैं, ये क्लियरली मेंशंस किया है। 100% बीएचयू में कितना परसेंटेज है, एम्स में कितना परसेंटेज आता है, जेआईपी एमईआर में कितना परसेंट आता है, एयू में कितना परसेंट आता है। अगर हम आईपी यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर ले, या इस ईएसआईसी की बात कर ले, अगर मैं फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूँ, उसी के साथ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी इसके बारे में चर्चा करती है। एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए पीडब्ल्यू का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रहेगा या वर्टिकल रहेगा, इसके बारे में ये चैप्टर आपके साथ डिस्कस करता है। जरूर एक बार आप जरूर इसे देख लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स में आता है। एनआरआई के बाद मैं कहूँगा मोस्ट आता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी सीट मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में माइनॉरिटीज़ के लिए एनआरआई कन्वर्जेंस के कुछ रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स क्या है, ये चैप्टर्स के बारे में बात कर लेता है। ऑल एम्स अक्रॉस द कंट्री, तो ये एम्स का
राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, रिजर्वेशन पॉलिसी एम्स के लिए क्या है। ऑलमोस्ट ऑल जगह पर आपको रिजर्वेशन पॉलिसी सेम मिलेगी, लेकिन ये हमारा फर्ज होता है हम इस पीडीएफ की हर डॉक्यूमेंट को एक अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट उसको इग्नोर कर लेते हैं। जिस डॉक्यूमेंट होता है हम कभी भी नहीं देखते एम्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। मुझे किसी स्टेट का डोमिसाइल चाहिए, या डोमिसाइल फ्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिसाइल फ्री। डोमिसाइल फ्री का मतलब होता है ये सीट ऑल इंडिया कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ होती है, अगर हमें मालूम नहीं होता तो हमें मार्क्स होने के बावजूद भी हम इस तरह की बेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट कॉलेज को, गवर्नमेंट कॉलेज को हम मिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ESIC इंश्योर्ड पर्सनस का भी कोटा होता है। उसके रूल्स क्या है, उसका रिजर्वेशंस क्या है, बहुत मैं कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें उन्होंने ऐड की हुई है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की क्या होती है। हमें मालूम ही नहीं होता कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या आती है, कौन से कॉलेज उसमें होते हैं जिसके लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। जमिया मिलिया इस्लामिया कौन सा डिपार्टमेंट आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में यहीं पर हमने कुछ कॉलेज के नाम मेंशंस किए हैं, लाइक लॉर्ड हार्डिंग का मेडिकल कॉलेज आता है, यहीं पर UCMS आपको लिखा हुआ है। बाद में ये VMCC क्या है, SCGS क्या है, इसके बारे में ये ब्रोशर्स आपको गाइड कर लेता है। नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऑल इंडिया कोटा के लिए क्या है, स्टेट कोटा के लिए क्या है, ये फ्लो चार्ट आपको गाइड कर लेता है। नेक्स्ट अल्गोरिदम भी दिया है कन्वर्जेशन का, सेम थिंग्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से लास्ट स्लाइड्स में हमने देखा था, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में 85% स्टेट कोटा होता है, 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। तो उसकी रिजर्वेशंस पॉलिसी क्या है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उन्होंने मेंशंस किया हुआ है। नेक्स्ट आता है जामिया मिलिया इस्लामिया की फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जो BDS बनना चाहते हैं, डेफिनेटली उन बच्चों का, उनके पेरेंट का ध्यान इस बात पर होना चाहिए क्या माइनॉरिटीज़ के लिए कितना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कितनी सीट्स आती है, टोटल कितना सीट्स होता है, और ये डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो अनलेस एंड अनटिल हम इस रूल्स और रेगुलेशंस से वाकिफ नहीं रहेंगे, इट बिकम द वेरी डिफिकल्ट। उसी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आती है उसके लिए क्या कोटा होगा, ये भी मेंशंस किया। कुछ स्लाइड्स और कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत रिपीटेटिव है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको फास्ट ले रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है आप किस पर्टिकुलर चीज़ को देखना चाहते हैं, वही चीज़ इसके अंतर्गत हमने मेंशंस की हुई है। नेक्स्ट आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, AMU में NRI के लिए कितना कोटा है, AMU का इंटरनल सीट का मीनिंग क्या होता है, ये आपको इसी ब्रोशर्स में मिल जाएगा। उसी तरह से BHU की मैं बात कर लेता हूँ, मुझे MBBS तो करना है, क्या मैं 100% ओपन सीट डोमिसाइल फ्री है, तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इस BHU के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन मेंशंस की है, उसका रिजर्वेशन पॉलिसी मेंशंस किया है, बट वी मस्ट बी अवेयर अबाउट। बहुत से लोगों का सपना होता है कि नहीं मुझे आर्मी में जाकर डॉक्टर बनना है, तो ये MCC काउंसलिंग आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का ओनली रजिस्ट्रेशन तक सीमित होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो बाकी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है ये टिपिकली AMC अथॉरिटी उसको कंडक्ट कर लेती है। तो आपको ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि MCC कोई भी AMC की काउंसलिंग की जो क्वेरीज आती है उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। उसी के साथ पुडुचेरी और कारिकल का JIPMER है, ये जवाहरलाल इंस्टीट्यूट है पुडुचेरी का, मेडिकल एजुकेशन रिसर्च है। स्टेट कोटा के लिए कितने सीट्स आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस हमें यहीं पर आपको मिलता है। चलो ये भी आपको देखना है। BSc नर्सिंग की चर्चा हम आज नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट BSc नर्सिंग का ऑल इंडिया कोटा ये MCC काउंसलिंग द्वारा किया जाता है, यही भी अगर आपको मालूम होता है तो ये क्लियरली मेंशंस क्या होगा। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि MCC का रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो ये काउंसलिंग आपको कहाँ पर करनी है, आपका MCC पोर्टल कहाँ पर है, किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, लैपटॉप पर करना है, कंप्यूटर पर करना है,
कौन सी वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको क्लियरली मेंशंस की है। राउंड 1 किसके लिए होगा, यहाँ पर मेंशंस किया है। राउंड 2 किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, राउंड 3 का मतलब क्या होता है। बहुत ही मैं कहूँगा कि क्लियर और ट्रांसपेरेंट वे हमें ये इंफॉर्मेशन करती है। फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है, किसके लिए होता है, ये चर्चा इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन फॉर्म और फी ऑफ काउंसलिंग ये चर्चा करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, आपको स्टाइपिंग मिलेगा तो कितना मिलेगा, कितनी फीस है, ये रिफंडेबल अमाउंट कितनी होती है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट कितनी होती है, इसके बारे में हमने यहीं पर चर्चा की है। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए इसमें से कौन सी अमाउंट आपको रिफंड मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, ये ब्रोशर्स आपको गाइड कर लेता है। तो ये ब्रोशर्स है, रिफंड के बारे में चर्चा की हुई है। ऑलमोस्ट ब्रोशर्स है तो डॉक्यूमेंट में अलग अलग पार्ट आता है, बाद में आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये भी उन्होंने यहीं पर मेंशंस किया हुआ है, आपको ज़रूर इस पार्ट को देखना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आते हैं जैसे भी कॉल सेंटर्स के, लैंडलाइन के, कब तक करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज के लिए आपको कहीं पर जाना है, रिलेटेड विथ रिफंड क्वेरीज है तो आपको क्या करना है, और उसी के बाद आपकी जो लिस्ट आती है, एनेक्सर की लिस्ट आती है, ये क्लियरली लिस्ट आपको देखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहीं पर आपको मेंशन करना। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटीज़ उन्होंने मेंशंस की हुई है, क्या आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, और पुद्दुचेरी करिकल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ऑलमोस्ट ये चीज़ें आपको यहीं पर मिलती है। एनेक्सर नंबर में उन्होंने क्लियरली मेंशंस किया है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एनेक्सर नंबर 7 आता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मैं बात कर लेता हूँ तो एनेक्सर नंबर 6 आता है। तो दीज आर दी EWS सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा क्या होता है। एट द सेम टाइम हर एक का प्रोफार्मा अलग होता है। अगर मैं शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स का प्रोफार्मा क्या होता है, ये आपको यहीं पर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो था MCC काउंसलिंग की ब्रोशर और इंफॉर्मेशन के बारे में। मेरा पर्पस यही था कि इटसेल्फ MCC काउंसलिंग में अगर आपने इस PDF के माध्यम से जाना होगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट आपको लगता है, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कुछ फ्लो चार्ट है। अगर आपको लगता है यू कुड डू विथ रीडिंग एंड एनालाइजिंग दिस PDF, और आपको लगता है राइट कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको मिलेगा, तो जस्ट गो विथ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इस मोमेंट पर मुझे राइट काउंसलिंग चाहिए, तो डेफिनेटली यू कुड कनेक्ट विद अस, विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइज रैंक एंड नंबर। और गाइड करने का मतलब आपको राइट कॉलेज देना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम थ्रू काउंसलिंग आपका फाइनेंशियल बजट देखकर अगर हम कोई सूचित कर लेते हैं ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंस होगा। डू नॉट मिस द PDF और इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ MCC मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। एक बार उसे आपको रीड करना ही चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है एज ए सर्टिफाइड काउंसलर आपको वन मोमेंट में ये 30 to 40% आपको समझ में जरूर आएगा। धन्यवाद।